चलिए, तो हमें आज से पॉलिटी शुरुआत करना है, यह भारत की राज्य व्यवस्था है ना, कि कैसे क्या राज्य व्यवस्था चलती है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इतिहास क्या है। पहले हमें यही देखना है कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसकी शुरुआत, इस शब्द आया तो आया कहां से, ठीक है, तो हमें वो पढ़ना। उससे पहले एक बहुत ही प्यारे व्यक्ति है जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। आपने इनका नाम सुना है? इन्हें ब्लैक गांधी, ये काला गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका के एक व्यक्ति थे, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है और नोबेल प्राइज भी मिला है, ठीक है। 1990 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है, जो भारत का सर्वोच्च सबसे बड़ा सम्मान है, और नोबेल प्राइज भी दुनिया का सबसे शानदार सम्मान है, वो भी इनको दिया गया है 1993 में। क्लियर, समझ में आ रहा है? और ये भी जिस तरह भारत में गांधी जी ने युद्ध लड़ा है, उसी प्रकार नेल्सन मंडेला जी ने भी अफ्रीका के लिए बहुत कुछ किया है। 7 साल तक पैर मोड़कर जेल में रहे हैं ये, ठीक है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी क्या है, किताब है। समझ में आ रहा है? तो ये एक लाइन बोलते हैं, एजुकेशन इज अ मोस्ट पावरफुल वीपन विच कैन बी यूज्ड टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब ये एक ऐसा हथियार है शिक्षा, जो आपको पूरी दुनिया बदल सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर जहां पे गरीबी है उसको चेंज कर सकता है, जहां पे इनइक्वलिटी है, जेंडर इनइक्वलिटी है, समझ में आ रहा है, असमानता पाई जा रही है, उसको अलग कर देगा। मतलब जहां भी अगर कुछ बुरी कुरीतियां हैं, वो सब चीज को चेंज कर देता है शिक्षा। बहुत ही खूबसूरत शब्द है, और इसको अगर आप करोगे तो आप शायद तक जीवन में बहुत सक्सेस हो जाओगे। ये एक प्रकार का हथियार, ये वीपन है जिसके तहत आप दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। यही बोलते हैं कौन? नेल्सन मंडेला जी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो शिक्षा या एजुकेशन का इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हो, ये बदलाव ला सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है। और आपने ये अगर हथियार अपना लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, दुनिया में चेंजेस ला सकते हैं। आ रहा है? तो यही बोलते हैं, एजुकेशन इज अ मोस्ट पावरफुल वीपन विच कैन बी यूज्ड टू चेंज द वर्ल्ड। ये मेरी लाइन नहीं है, ये लाइन है किसकी? नेल्सन मंडेला जी की, जिन्हें काला गांधी के नाम से शुरुआत करते हैं। तो समझ में आया आप लोग को? चलिए, अब हम आज से शुरू करते हैं। लिखिए, राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था। देखिए, मैंने आप लोग को बताया था कि सबसे पहले सोच आती है, थिंकिंग आती है। आप अगर देखेंगे तो राजनीतिक दर्शन एक शब्द है, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन, इसका मतलब होता है पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो आप बताइए मुझे, राजनीतिक दर्शन में जो दर्शन शब्द होता है, इसका मतलब होता है सोच या थिंकिंग। अगर हमें कोई भी काम करना है तो सबसे पहले उसके बारे में सोच आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारत में एक योजना आई, जनधन योजना। 28 अगस्त 2014 को एनडीए गवर्नमेंट मतलब मोदी सरकार में एक योजना का ऐलान किया गया जिसका नाम था जनधन योजना। जब इसको चालू की तो उसके बारे में सबसे पहले सोचे कि डीबीटी के थ्रू डाटा बेनिफिट ट्रांसफर के तहत हम लोगों को डायरेक्ट पैसा प्रोवाइड करवाएंगे। फिर उसके बाद इन्होंने उस पर इंप्लीमेंट किया, और लागू करने के बाद जब ये सक्सेस हो जाती है, उसका रिजल्ट मिलने लगता है, तो हमने देखा कि हमारी ये योजना सक्सेसफुल हो गई। इसी प्रकार राजनीतिक दर्शन की बात मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले यहां पे फिलोसफर आए, और फिलोसफर ने सोचा कि कैसे हमें एक समाज को चलाने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे एंशिएंट में आपने देखा होगा, एक व्यक्ति थे जिनका नाम है चाणक्य। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, और उनकी एक किताब थी अर्थशास्त्र, जहां पे एंशिएंट समय हमें राजनीतिक, मौर्यकालीन के राजनीतिक इतिहास के बारे में हमें उनकी किताबों से पता चलता है, ठीक है। तो एक वहां से मिलता है कि एक राजा होना चाहिए, और एक राजा अपनी प्रजा को कैसे खुश रख सकता है, वहां पे कैसे रूल बना सकता है, वहां पे अगर कोई अपराध किया हो तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान होगा, ये सब उस पर वर्णन मिलता है। तो वही क्या कहलाती है? राज्य व्यवस्था। अगर किसी देश को अगर हमें चलाना है तो हम किस प्रकार से उसको चला सकते हैं। आ रहा है? क्लियर? तो उसके लिए वो नियम होते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, राजनीतिक दर्शन मतलब दर्शनिक मतलब सोच, इसको लिख लीजिए यहां पे, सोच। और ये सोच हुई, इन्होंने सबसे पहले सोचा, और जब इसको इंप्लीमेंट करे, और जब इनको कुछ साक्ष्य मिला
इस पे हमने देखा कि कुछ साक्ष्य देखने मिले, हमें कुछ एविडेंस देखने मिले, और एक एविडेंस अगर हमें इस पे मिलता है, कुछ एविडेंस हमें देखने मिले, तो वहां पे जो एक सब्जेक्ट आया जिसका नाम है, उसको हमने बोल दिया राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट होता है, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो ये शब्द में जब राजनीतिक दर्शन में जब लोगों ने सोचा और उसके कुछ साक्ष्य मिलने लगे, जब उसका रिजल्ट मिलने लगा, तो हमने उसको क्या बोल दिए? राजनीतिक विज्ञान। और यहीं से एक शब्द निकल के आया है जिसको हम बोलते हैं क्या? पॉलिटी, या हम इसको बोल सकते हैं राज्य व्यवस्था। ठीक है, क्लियर? अब इसकी शुरुआत, अभी चीज जो चल रही है, जो दर्शन आ रहे हैं, फिलोसफर आ रहे हैं, इनकी शुरुआत कहां से मानी जाती है? तो आपको पता होगा कि यूरोप में एक देश है ग्रीक करके। दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट अगर हो तो उसका जन्म हुआ है ग्रीक से। अपन कहते हैं ना कि लैटिन भाषा ये थी, तो वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती। क्यों मानी जाती? क्योंकि वहां पे विद्वानों का एरिया माना जाता था, वो वहां पे स्कॉलर से विद्वान वहां पे पाए जाते थे। कहां पे? ग्रीक। तो इसकी अगर शुरुआत अगर कभी आपसे पूछेंगे कि जो राजनीतिक विज्ञान है, या इसकी शुरुआत कहां से हुई है, स्टार्ट कहां से हुआ था, तो आप बता सकते हैं कि जो शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी? ग्रीक। जो ग्रीक देश है ये यूरोप में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और इसकी अभी वर्तमान में कैपिटल है क्या? एथेंस। क्या है? एथेंस। पुराने समय में ये विद्वानों का केंद्र आता, भले भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, मगर पुराने समय में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस थी, क्योंकि यहाँ पे स्कॉलर्स रहते थे। और जब स्कॉलर रहते थे, विद्वान रहेंगे, तो लोग क्या करेंगे? सोचेंगे। जब उन्होंने सोचा तो कुछ साक्ष्य मिला, तो क्या बन गया? राजनीतिक विज्ञान मिल गया, और वहीं से शब्द निकल के आया है राज्य व्यवस्था। तो जो कुछ स्कॉलर्स है वहां से क्वेश्चन आते हैं, जो वहां के कुछ विद्वान थे, नोट कर लिया आप लोग ने इतना? अब यहां पे हमें देखना है, कुछ विद्वान हुए, जो ग्रीक के जो विद्वान थे, उनमें से सबसे पहले नाम आता है एक का सॉक्रेट्स। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम सॉक्रेट्स, और हिंदी में इसको बोला जाता है सुकरात। ये आए, इन्होंने सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान की शिक्षा देना शुरू किया। और शिक्षा देने दिया तो ये क्या करते थे? घूम घूम कर शिक्षा दिया करते थे। मतलब इन्होंने कभी कोई किताब नहीं लिखी, ये जगह जगह जाके छोटे छोटे मंडली में बनके लोगों को राजनीतिक विज्ञान या शिक्षा दिया करते थे। मगर ये दार्शनिक कहाँ के थे? ग्रीक के थे। समझ में आ रहा है? तो सुकरात ने ये किया, तो इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्या इन्होंने कोई किताब लिखी है? तो आपको बताना है नो बुक्स, इन्होंने कोई भी किताब नहीं लिखी। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए इसको, इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, नो बुक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, आपको पूछेगा कि ऑप्शन में पहली पहली किताब के नाम दे देंगे, मगर आपको टिक नहीं करना, आपको याद रखना है सॉक्रेट्स सुकरात जो थे, उन्होंने कभी कोई किताब नहीं लिखी। उन्होंने शिक्षा दिया राजनीतिक विज्ञान की, वो एक दार्शनिक है, मगर ये घूम घूम कर शिक्षा देते हैं। क्या करते हैं? ये घूम घूम कर शिक्षा दिया करते थे। इनके पास कोई भी लिखित साक्ष्य, कोई किताब नहीं लिखी। बाद में जब ये शिक्षा देना शुरू करे, तो इनके बाद इनका एक और डिसाइपल या इनका एक और शिष्य आ गया, जिनका नाम था, जिनको अफलातून बोला जाता था। उनका नाम क्या है? कोई बताएगा? प्लूटो। प्लेटो है शायद तक, है ना? प्लेटो बोला जाता है इनको। प्लेटो आ गए। अब प्लेटो आ गए तो वे शिष्य किसके थे? इन्हीं के डिसाइपल थे। अब इनके डिसाइपल थे, तो इन्होंने क्या किया? एक किताब लिखी, बहुत फेमस किताब है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि द रिपब्लिक, द रिपब्लिक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप क्या बोलोगे? प्लेटो के द्वारा। इन्हें अफलातून भी कहा जाता था, इनका निक नेम है, लिख सकते हैं आप अफलातून के नाम से भी जाना जाता था। द रिपब्लिक नाम की इन्होंने किताब लिखा, और उसमें राजनीतिक साइंस के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया। तो हमारे पास जो लिखित साक्ष्य में एक राजनीतिक विज्ञान के बारे में पता चलता है, तो किस किताब से मिलता है? द रिपब्लिक। क्लियर? और जब इन्होंने किताब लिखी, तो इन्होंने एक शैक्षणिक संस्थान भी बनाया।
एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाया और उसका क्वेश्चन भी पूछता है कि उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, तो उसका नाम क्या है, द एकेडमी। क्या था, द एकेडमी। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। सॉक्रेट के शिष्य प्लेटो, और प्लेटो ने एक किताब लिखी द रिपब्लिक, और कौन सी किताब थी, एक थी द रिपब्लिक और एक कौन सी किताब थी, द एकेडमी। और सुकरात ने एक किताब लिखी थी, सुकरात ने तो कोई किताब ही नहीं लिखी थी, नो बुक्स, ठीक है। आगे चलते हैं, और जब इनकी स्कूल बन गया और इनकी एक किताब भी पब्लिश हो गई, तो लोगों तक क्या पहुंचने लगी, शिक्षा पहुंचने लगी। जैसे जर्मनी का एक व्यक्ति ने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करी थी, गुटनबर्ग। जब विश्व इतिहास चल रहा था तो उनको प्रचार प्रसार करना था, तो एक बहुत बड़ा माध्यम है मीडिया। मैं भी आपको बताऊंगा, उसे फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, किसे, मीडिया को। तो मीडिया क्या हुआ, वही पेपर। तो जब जर्मनी में जब शुरुआत होती है तो गुटनबर्ग नाम का एक व्यक्ति आता है, और ये क्या करता है ये 1400-1500 की बात है, जब रेसिस्टेंस चल रहा था, जब दुनिया में विकास हो रहा था, सोच हो रही थी, ठीक है। तो इस पर भारत का योगदान बहुत कम रहता है, इसलिए हम वहां पे भारत की बात नहीं करते हैं। भारत में भी अपने स्तर पे चल रहा था, जैसे अर्थशास्त्र की, कौटिल्य की एक किताब अर्थशास्त्र में वर्णन मिलता है, मगर विश्व इतिहास में इसके भारतीय कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देखने मिलता। तो जब ये देखने मिला हमें, तो यहां पे एक व्यक्ति आ गए, कौन से, प्लेटो। और प्लेटो के बाद आ गए इनके एक और डिसाइपल आ गए, ये इनके एक शिष्य आ गए, जिनका नाम क्या है, कोई बताएगा, अरस्तु। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल। बहुत ही खतरनाक शिष्य थे ये अपने गुरु से ही लड़ लिए थे, क्योंकि बात सही है तो सही है ना। तो अरस्तु बहुत ही ज्यादा और बहुत ही महान हुए। इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, बहुत से विज्ञान के ये ज्ञाता थे, पर अभी हमें वो नहीं पढ़ना, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, पॉलिटिकल साइंस की। तो इन्होंने भी, जब ये आए तो इन्होंने भी आए और इन्होंने भी क्या कर दिया, एक किताब लिख दी, और उस किताब का क्या नाम था, कोई बताएगा, क्या था उस किताब का नाम, द पॉलिटिक्स। क्या लिख दी, द पॉलिटिक्स। और ये किताब राजनीतिक विज्ञान में बहुत सक्सेस हुई, और इसी सक्सेसफुल के कारण इन्हें कहा जाने लगा फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, बाकी फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी तो इनको कहा जाता है। जब इन्होंने किताब लिखी, कौन सी किताब, द पॉलिटिक्स, तो इन्हें क्या कहा जाने लगा, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, या राजनीतिक विज्ञान का जनक। क्या कहा जाने लगा, राजनीतिक विज्ञान का जनक। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, याद आपको आ रहा है समझ में, क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, इन्होंने क्यों कहने लगे, इनको समझ में आ रहा है, क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी, कौन सी किताब, द पॉलिटिक्स। ये चीज समझ में आ रही, सब दार्शनिक है, ऑल आर फिलोसफर्स, है ना। एक कन्फ्यूजियस का नाम भी आपने सुने होंगे, चाइनीज फिलोसफर थे वो, है ना, मगर वहां नहीं जाना है हमें सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे ही रहना है। तो ये और भी फादर थे, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, मगर हमें पॉलिटिकल साइंस का पढ़ना है, तो इन्होंने उस पर एक किताब लिखी, द पॉलिटिक्स करके एक किताब लिखी, और उनके बाद इन्हें, हाँ, तो जब इन्होंने किताब लिखा, तो जब ये किताब लिखे, तो इनके बाद इनको क्या कहा जाने लगा, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान का जनक, ठीक है। और इनके बाद इनका एक और शिष्य हुआ जो इतिहास में बहुत महान हुआ, उसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर के गुरु थे भाई ये। सिकंदर के गुरु थे, या इन्हें हम अलेक्जेंडर भी बोल सकते हैं, अलेक्जेंडर तृतीय, द ग्रेट अलेक्जेंडर, है ना। मकदूनिया में फिलीपींस 3 का बेटा था, और ओलंपिया जिनकी मां जादूगरनी थी, इनके फादर भी डरने लगे थे इनसे। 326 में भारत में हमला करते हैं, और धनानंद के समकालीन एक कंटेम्परेरी रहते हैं। मैं कभी आपको इनकी कहानी बताऊंगा, बहुत शानदार कहानी इनकी, पढ़ने लायक है, आप इनको पढ़ भी सकते हैं अलेक्जेंडर को, ठीक है। दुनिया जीतने का सपना था इनका, इनविजिबल अजय। जब ये जन्म लिए तब इनकी मां जो जादू करनी थी, सीधे बोल दी थी कि ये इनविंसिबल है, मतलब अजय है, पूरी दुनिया जीतेगा, ये वो व्यक्ति था। और जिसके पास गुरु ऐसा हो,
तो उसका शिष्य महान तो बनेगा। अगर स्वामी विवेकानंद महान बने हैं तो उनके पीछे किसका हाथ है? रामकृष्ण परमहंस का। अगर राम भगवान अगर महान बने हैं तो उनके पीछे उनके गुरु कौन थे? वशिष्ठ। अगर श्री कृष्ण इतने महान हुए तो उनके पीछे उनके गुरु का हाथ है कौन सा? संदीपन। अगर सचिन इतना इतिहास में नाम ऊंचा किया है तो उनके पीछे उनके गुरु का हाथ है किसका? रामाकार आचेकर का। सुभाष चंद्र बोस अगर इतने आगे गए तो चित्तरंजन दास थे। महात्मा गांधी अगर इतने ऊपर गए तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। माने हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई गुरु का साथ रहा है। ठीक है, तो इतिहास में जिनके पास जितने अच्छे गुरु रहे हैं क्योंकि वो सही डायरेक्शन दिए, सही निर्णय दिए, तो उनका शिष्य इतना ऊपर गया। आप यहां देखिए, इतिहास बता रहा है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, इतिहास देखिए आप। सिकंदर का गुरु था एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के गुरु थे प्लूटो, और प्लूटो के गुरु थे सॉक्रेट्स। जब इतने महान लोग के साथ बीच में रहते थे तो उनके सोच, उनके विचार, उनके आइडिया आप चेक करिए कितने ऊपर रहे होंगे। और आज देखिए महान है, जब तक ये इतिहास रहेगा तब तक इनकी बातों को हम पढ़ा करेंगे, और उन्होंने इतनी बड़ी चीज के बारे में बताया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एक सही डायरेक्शन का, एक सही गाइडेंस का। क्लियर? तो चलिए, तो यहां से इसकी शुरुआत होती है। राजनीतिक विज्ञान का जनक आपको पता चल गया। इस सारी चीज को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। द पॉलिटिक्स किताब का क्वेश्चन आ चुका है, किसने लिखा है? द एकेडमिक, द रिपब्लिक किसने लिखा है? नो बुक्स किसकी थी, मतलब किसी ने किताब नहीं लिखा, वो सोक्रेट्स था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो हमने देखा अब एक शब्द आता है। यहां तक तो समझ में आया कि विश्व इतिहास में क्या चल रहा था और ये शब्द कहां से आया, आप सबको क्लियर है? आगे देखिए, जो एक शब्द आता है वो शब्द है राज्य व्यवस्था। लिखिए, राज्य व्यवस्था एक शब्द है, राज्य व्यवस्था। और ये जो राज्य व्यवस्था जो शब्द है, ये दो शब्द को बाइफरफुकेटेड करके बना है, ये दो शब्द से बना है। हम हिंदी में संधि विच्छेद कह दें, राजधन व्यवस्था। तो दो शब्द से मिलकर बना है राज्य। राज्य मतलब होता है स्टेट, और दूसरा है व्यवस्था। व्यवस्था मतलब होता है सिस्टम। यहाँ पे दोनों मीडियम के छात्र हैं क्या? हिंदी इंग्लिश दोनों की, सिर्फ ओनली हिंदी के हैं? हाँ, इंग्लिश के हैं और आप हिंदी के हैं ना, तो ठीक है, बाइलैंग्वेज चल ही रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इंपॉर्टेंस क्या है समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए, तो दो शब्द है राज्य व्यवस्था, और राज्य व्यवस्था में दो शब्द आते हैं, एक शब्द आता है स्टेट और एक आता है व्यवस्था मतलब सिस्टम। ठीक है, तो एक जगह थी, ये पड़ती है कहां पे? साउथ अमेरिका में एक जगह है उरुग्वे। उरुग्वे की एक कैपिटल है मोंटेवीडियो। तो एक मोंटेवीडियो सम्मेलन होता है, मोंटेवीडियो, मोंटेवीडियो सम्मेलन। ये मोंटेवीडियो सम्मेलन होता है, ये 1933 में होता है। कब होता है? 1933 में होता है। और ये किसकी कैपिटल, ये राजधानी रहती है, किसकी रहती है? उरुग्वे। उरुग्वे एक देश है, वहां की कैपिटल रहती है मोंटेवीडियो, और यहाँ पे सम्मेलन होता है। तो यहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े विद्वान है, बड़े बड़े स्कॉलर आते हैं, और उन्होंने राज्य की अपने अपने मत अनुसार अलग अलग भाषा देते हैं। और उन सब लोग जब मिलते हैं तो उन्होंने स्टेट की 4 भाषा देते हैं, और बोलते हैं कि स्टेट हम उसको कहेंगे जहां पे 4 तत्व मिलेंगे। और वो 4 तत्व हैं, कौन कौन से तत्व हैं? एक तो राज्य हम उसको कहेंगे जहां पे कोई क्षेत्रफल होगा, जहां पे कोई क्षेत्रफल होगा, जहां पे कोई एरिया होगा, जहां पर दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? जनसंख्या होगी, पॉपुलेशन होगा। तीसरा क्या बोला? गवर्नमेंट होगी, सरकार होगी। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व या एलिमेंट था, एलिमेंट क्या होता है? तत्व। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो 4 तत्व मैंने बताया ना, 4 तत्व की व्याख्या दी कि अगर चार शब्द, अगर 4 एलिमेंट मिल रहे हैं तो हम उसको राज्य बना देंगे। तो जो 4 और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट करके लिखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो क्या था? क्या था? संप्रभुता। संप्रभुता इसे बोलते हैं सॉवरेनिटी।
क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि किसी भी राज्य को घोषित करने के लिए किन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है, तो आपको क्या बोलना है? सॉवरेनिटी या संप्रभुता। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। अब मुझे बताइए, ये टर्म आपने पॉलिटी में सुना होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संप्रभुता? सॉवरेनिटी का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है बताइए? क्या मतलब होता है बताइए? क्या मतलब होता है? निर्णय लेने की स्वतंत्रता। लिख लीजिए ये टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। संप्रभुता, संप्रभुता मतलब क्या होता है? निर्णय लेने की स्वतंत्रता। निर्णय निर्णय लेने की स्वतंत्रता, टेकिंग डिसीजन बाय ओन। समझ में आ रहा है क्या होता है संप्रभुता या सॉवरेनिटी? टेकिंग डिसीजन बाय ओन। फॉर एग्जाम्पल अब समझिए संप्रभुता क्या होता है। मान लीजिए हमने 5 अगस्त 2020 को जो बाबर ने मस्जिद बनवाया था, बाबरी मस्जिद, तो उनका जो सेनापति था मीर बाकी ने बनवाया था। अब हम वहां पर एक फैसला आया कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, कि यहां पर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए। आया था कि नहीं 5 अगस्त 2020 में? तो क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा न्याय व्यवस्था है, क्या वो किसी दूसरे देश से, पाकिस्तान से पूछी थी कि हम इसका निर्णय दे दें? क्या वो किसी अमेरिका से पूछी थी? उस पर किसी देश का हस्तक्षेप नहीं था। जब हमें जम्मू एंड कश्मीर से 370 हटाना था, तो क्या हमने किसी देश से पूछा था क्या, पाकिस्तान से, कि हम भारत में 370 हटा दें? अमेरिका से पूछा था? किसी से नहीं पूछा था। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था, हमारा जो संविधान था, हमने खुद निर्णय लिया, और वही निर्णय जो खुद लिया, जो निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉवरेनिटी या संप्रभुता। क्लियर? मतलब हम खुद ही अपने में सक्षम है निर्णय लेने के लिए। कोई भी हमें अगर कानून बनाना है, कोई भी हमें डिसीजन लेना है हमारी बाउंड्री के अंदर, हमारे भारत के अंदर, तो हम उसके लिए क्या है? स्वतंत्र हैं। इसी को हम कहते हैं सॉवरेनिटी। ये आपको प्रियम्बल, भारत की प्रस्तावना, जो ड्राफ्टिंग कहा जाता है संविधान का, उस पर साफ साफ ये शब्द मिलेगा। ठीक है, आ रहा है? अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बनता है। संप्रभुता तो आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब संप्रभुता में पूछता है कि क्या भारत एक संप्रभुता देश है? बताइए, क्या भारत संप्रभुता देश है? वर्तमान में पूछेगा तो अभी प्रेजेंट में भारत एक संप्रभुता या सॉवरेनिटी देश है। क्यों? क्योंकि अभी ये सब कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। ये कंडीशन जब फुलफिल हो रही है तो वो राज्य हो जाएगा। मतलब अगर क्षेत्रफल है 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब भारत के पास एरिया है। जनसंख्या है भर भर के पड़ी है, जनसंख्या कमी नहीं है, 121 करोड़ 2011 के डाटा से, और 2027 में हम चाइना को भी पीछे कर देंगे। ठीक है, तो जनसंख्या है। तीसरा सरकार है, एनडीए गवर्नमेंट की सरकार चल रही है, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार है। उसके बाद संप्रभुता भी है। तो क्या हम भारत को राज्य कह सकते हैं? कह सकते हैं कि नहीं? तो भारत एक स्टेट है। आया क्लियर? अब संप्रभुता की बात आती है, तो अगर आपसे पूछेगा, ये फैक्ट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान में, भारत एक संप्रभुता देश है, सॉवरेनिटी है भारत में। सॉवरेनिटी है, मगर 1947, बिफोर 1947, बिफोर 1947, 1947 के पहले क्या भारत एक संप्रभुता देश था? बताइए। नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं था बताइए? क्यों नहीं था? क्योंकि भाई हमारे पास खुद का संविधान नहीं था उस समय, और हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। हम किसके अधीन थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन थे। अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे ना। तो वहां पर सबसे ऊपर आता है क्राउन। देखिए वहां पे जो सबसे ऊपर चलता है वो क्राउन चलता है, और क्राउन के नीचे चलती है ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के नीचे चलता है कौन? गवर्नर थे या वाइस राय थे हमारे यहाँ, और उसके नीचे आती थी हमारे पास सरकार, जो बहुत कम इनको पावर दिया गया था। ठीक है, तो भाई हमारे पूरे निर्णय तो ब्रिटिश पार्लियामेंट लेती थी, तो हम कैसे संप्रभुता हो गए? डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, बिफोर 1947 क्या भारत एक संप्रभुता देश था? तो आपको बोलना है नहीं। क्या था? नहीं था।
यहां पे नहीं था, मगर क्या वर्तमान में है? तो हाँ है। क्लियर? यहां तक की मेरे ख्याल से आपको पूरी कहानी समझ में आई। और ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही, मतलब भारत एक राज्य है। अब राज्य तो बन गया, अब राज्य जब बन गया और ये सब चीज कहां डिसाइड हुआ? मोंटेवीडियो में, उरुग्वे की कैपिटल में, जो कि साउथ अमेरिका में एक देश है। ठीक है, अभी उरुग्वे बहुत चर्चित में है। क्यों है? क्योंकि आपको मैं बता दूं, इस साल फीफा होने वाले हैं। फीफा होने वाले हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल, उसका फुल फॉर्म होता है। 1904 में उसकी स्थापना हुई थी और ज्ञानी इन्फेंटिनो उसके हेड हैं। और अभी जो रैंकिंग है वो 104 चल रही है। और सुनील छेत्री इस बार मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है वो हमारी तरफ से फुटबॉल में उन्होंने मेजर ध्यानचंद प्राइज जीता है। और इस साल फीफा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये करंट से बता रहा हूं कि इस साल 2022 में फीफा है, क्योंकि 2018 में हुआ था। हर 4 साल में होता है। ठीक है, तो उस समय रशिया में हुआ था, तो फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हराकर। पर 2022 का जो है वो कतर है, जिसकी कैपिटल है दोहा। तो दोहा में होने वाला है, और ये होने वाला है, तो इसके लिए एक मस्कट बनाया जाता है 2022 का। तो वो मस्कट है लबीब, LAEEB, लबीब। क्या है मस्कट? लबीब। और इसका मतलब होता है फुली स्किल्ड प्लेयर, सुपर स्किल्ड प्लेयर लिख लीजिए, सुपर स्किल्ड प्लेयर। और 2026 का जो होने वाला है वो कनाडा और मैक्सिको में होने वाला है। क्लियर? ये मैंने आपको करंट से भी बता दिया। क्लियर? तो यहां तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आया। अब राज्य तो बन गया। अब हमारा राज्य बन गया, तब हमें राज्य बनाने के लिए मैंने क्या बताया? एक रूल बनाना पड़ेगा। चाणक्य ने मौर्य वंश के लिए क्या बनाया? अर्थशास्त्र लिखा। तो उस पर राजनीति में क्या लिखा कि एक राजा होनी चाहिए, और एक राजा को अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए एक नियम बनाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? वैसे ही हमारा जब राष्ट्र तो बन गया, तो हमें एक व्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी, और उसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? नियम। नियम या रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? नियम या रूल कहते हैं। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? तो नियम या रूल कहते हैं। तो आगे देखिए, सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, व्यवस्था, और इसी व्यवस्था को चलाने के लिए हमने क्या बताया? एक नियम बनाया। एक नियम बनाया। ठीक है, अब जब ये नियम बनाए हमने, तो हमने देखा ये सिस्टम है, ये व्यवस्था है, हम इसके लिए एक नियम बनाए। और इसको नियम बनाने के लिए हमने क्या किया? तो हमने जो नियम बनाया, और वो किसका नियम? कुछ भी नियम नहीं बना दिए, कुछ भी नियम हमने नहीं बना दिया। क्या नियम बनाए? मौलिक मौलिक नियमों का मौलिक नियमों का समूह। मौलिक नियमों के समूह को ही हम संविधान कहते हैं। अब ये शब्द आता है, मौलिक नियमों के समूह को ही हम संविधान कहते हैं। लिख लीजिए ये डेफिनेशन। अब यहां से शुरुआत होती है जिसका आपको इंतजार था बेसब्री से, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स। ये इसकी डेफिनेशन है, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। आ रहा है क्लियर में? कि मौलिक नियमों के समूह को ही हम संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स, कोई भी नियम को नहीं, मौलिक नियम को। ठीक है, लिख लीजिए। एक सेकंड पानी पी लीजिए। चलिए, तो समझ में आया। अब जो मौलिक नियम हम क्यों कह रहे हैं, जैसे अगर हम आर्टिकल 21 लेते हैं, भारत के आर्टिकल 21 में, अनुच्छेद 21 में क्या दिया है? कोई बताएगा? क्या दिया है? राइट टू लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। ये राइट टू प्राइवेसी सब आर्टिकल 21 में दिया गया है। तो जो भी नियम बनते हैं भारत में, मान लो हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, वाटर पॉल्यूशन एक्ट बनाया, या एयर पॉल्यूशन एक्ट बनाया 1981 का, 1974 का, 1986 का। तो जो भी एक्ट अगर हम बना रहे हैं, तो हम क्या आर्टिकल 21 को देखकर, इसका हनन ना हो, इसको देखकर कानून बनाते हैं।
ठीक है, समझ में आ रहा है? इसलिए हम वही बोल रहे हैं कि मौलिक नियमों के समूह को ही हम संविधान कहते हैं। कि इसका अब जैसे प्रदूषण हो रहा है तो इससे क्या होता है, आदमियों की जान जा रही है, तो इसी को देखकर हम क्या करते हैं, कोई भी कानून तैयार करते हैं। समझ में आया? तो ये चीज होती है, मौलिक नियमों का समूह को ही हम संविधान कहते हैं। अब समझ में आया? किसी भी राज्य की व्यवस्था के लिए संचालित और निर्मित करने के लिए मौलिक नियमों के समूह को ही हम संविधान कहते हैं, है ना? एक कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉ, एक कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स, है ना, विच इज गवर्न बाय अ सिस्टम ऑफ स्टेट, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? क्लियर? सब चीज समझ में आ गया? कि मैं इसकी एक डेफिनेशन लिखवा दूं, अंडरस्टैंड हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। तो यहां चीज आपको समझ में आई। अब यहां से हमें क्या पढ़ना है, संविधान। अभी तक हम इसका बैकग्राउंड पढ़ रहे थे कि कहां से शब्द आया था और कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन तक हम पहुंचे। अब यहां से हमें शुरुआत करना है संविधान शब्द की। अब संविधान दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के संविधान होते हैं, या दो प्रकार के होते हैं। तो लिखिए अगला, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार या टाइप्स ऑफ ठीक है। अब देखिए संविधान के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक तो दस्तावेज के आधार पर होते हैं, डॉक्यूमेंट के आधार पर होते हैं, और दूसरे क्या कहते हैं, राजनीतिक प्रकृति के आधार पर होते हैं। तो पहला लिखिए, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट हिंदी में बोलते हैं दस्तावेज प्रकृति के आधार पर, और दूसरे होते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ पॉलिटी। ठीक है, राजनीतिक प्रकृति के आधार पर। ठीक है, मतलब एक दस्तावेज के आधार पर होते हैं और एक प्रकृति के आधार पर होते हैं। तो दस्तावेज प्रकृति के आधार पर होते हैं, तो ये भी टू टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं? ये भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है लिखित संविधान, और एक होता है अलिखित संविधान। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? अब देखिए लिखित संविधान मतलब क्या होता है, जो एक प्रॉपर सीरीज में लिखा हो, जो प्रॉपर एक श्रृंखला में लिखा हो, है ना, इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, है ना, रिटन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। मतलब एक जैसे भारतीय संविधान है, अनुच्छेद 1 2 3 4 5 एक पूरे सीक्वेंस में है, तो उसको हम बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो उसका एग्जाम्पल है, क्वेश्चन पूछता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल है, तो भारत का संविधान और अमेरिका का संविधान। ठीक है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिख लीजिए भारतीय संविधान ये एग्जाम्पल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा है क्या, हाँ हाँ अमेरिका का संविधान। अब यहां से क्या क्वेश्चन आता है कि पूरे विश्व में सबसे पहले संविधान निर्माण करने वाला देश कौन था? तो क्या बोलोगे आप, कौन था? अमेरिका।
तो एक फैक्ट लिख लीजिए जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं कि विश्व का सबसे पहले संविधान निर्माण करने वाला देश, संविधान निर्माण करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। कब किया था ये? देखिए अमेरिका जो था वो आजाद कब हुआ था? 4 जुलाई 1776। अच्छा आज 4 जुलाई है क्या? है ना? तो आज अमेरिका स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है। और आज पृथ्वी और सूरज, सॉरी पृथ्वी और सूरज आज सबसे दूर रहेंगे, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं एप्लियन, ठीक है, अपसौर करके कहा जाता है। तो 4 जुलाई 1776 में ये आजाद हुआ अमेरिका, क्लियर। और इसने 1789 में अपना संविधान बना दिया, 1789 बना दिया। और कितनी अनुसूची के साथ बनाया था? 7 अनुच्छेद के साथ बनाया था, सॉरी अनुच्छेद, 7 आर्टिकल के साथ बनाया था, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का सबसे पहले संविधान निर्माण करने वाला देश कौन था? अमेरिका। मगर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान भाई, लिखित संविधान किस देश का है? भारत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका है भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। आ रहा है समझ में आप लोग को? चलिए अब हमें लिखना है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिख लीजिए जल्दी से। कब बना था ये भी लिख लीजिए, 1979 में। और कितने उससे बना था? 7 अनुच्छेद से बना था। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि विश्व का सबसे पहले संविधान निर्माण करने वाला देश अमेरिका, और सबसे बड़ा लिखित संविधान जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? भारत का है। क्लियर? चलिए हाँ, अब हमारी बात आती है किस पे? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन या अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन। अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कि उनको पूरा याद हो, पूरा संविधान याद हो, ऐसा नहीं है। ये मतलब होता है कि जैसे मैंने बताया ना, लिखित क्या होता है? एक सीरीज वाइज है। तो ये जो होता है अलग अलग जगह पे दिया गया है, एक जगह कंपाइल नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? अलिखित संविधान। तो पूछता है किस देश में अलिखित संविधान लागू है, ये चालू है। सबको एक ही याद रहता है, क्या? ब्रिटेन। मगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है तो अब पूछने लगा है, तो उसका लिख लीजिए। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहां कहां पर है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहां कहां पर है? यह अलिखित संविधान, कहां कहां पे लागू है? ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। एक तो है ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन मतलब समझ गए ना। दूसरा है कहां पे? इजराइल। तीसरा है कनाडा, न्यूजीलैंड, और उसके बाद आता है सऊदी अरब। ये कुछ जगह हमारे यहाँ पे लागू हुआ है, जिसपे बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिटेन। ये कॉमन क्वेश्चन है मगर इस बार ये पूछा नहीं गया था, ठीक है। ब्रिटेन जो है ये आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। 3 आइलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, है ना। इंग्लैंड कैपिटल है लंदन, वेल्स की है क्या? इंगनबर्ग, और स्कॉटलैंड की है कैंडिफ, ठीक है। जब ये तीनों को मिला दिया जाए तो हम इसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? ब्रिटेन बोलते हैं। और जब ब्रिटेन में नॉर्थ आइलैंड को अगर मिला देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं, यूके बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूके, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं ना। तो जो ऑप्शन पूछा गया था कि आलिखित कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो 4 ऑप्शन में थे उसमें ब्रिटेन नहीं था, उसमें 3 कंट्री का अन्य नाम था और चौथा नाम था कनाडा का, तो हमने कनाडा को टिक कर दिया। ठीक है। इजराइल जो है, इजराइल जो खाड़ी देश में पड़ता है, बहुत चर्चित में रहता है क्योंकि पैलेस्तीन के साथ इसके बहुत कॉन्फ्लिक्ट है ना। गाजा पट्टी, अलक्का मस्जिद, वेलिंग वॉल सब यहीं पर है, गोलन हाइट यहीं पर है। ठीक है। इजाक करके यहाँ पे कौन है, प्रेसिडेंट है, और बेनेट करके यहाँ क्या है, पीएम है। न्यू शेकल यहाँ पे करेंसी चलती है। स्पाइक करके जो बम होते हैं हमने इजराइल से ही लिया था, और इजराइल दुनिया में सबसे बेहतरीन खेती करता है, रेत में ये दुनिया की सबसे अच्छी खेती करता है क्योंकि ये ड्रिप इरिगेशन में विश्वास रखता है। ठीक है। और इसके बाद आता है कनाडा। तो कनाडा आप लोग को पता होगा ये अमेरिका में है, तो अमेरिका जिसकी कैपिटल है ओटावा, और यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो जी हैं। और कनाडा और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है। इसके बाद है न्यूजीलैंड, आपको पता है ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे अगर आप देखोगे जो ओशेनिया कहा जाता है, इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। यहाँ पे जेसिका अर्दन यहाँ पे पीएम बनी है, वेलिंगटन यहाँ की कैपिटल है, और क्रूक ने कभी इसको खोज किया था, और क्रूक यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। और कीवी नाम का एक जो पक्षी आप जानते होंगे वो भी कहां से है, न्यूजीलैंड से, और तस्मान सागर से ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है। एक है सऊदी अरब, ये भी खाड़ी देश में है। सऊदी अरब जिसकी कैपिटल है रियाद, और यहाँ पे करेंसी चलती है क्या, रियल, RIYEL वाली, क्योंकि REEL वाली भी अलग होती है जो लाओस की है। ठीक है, सॉरी कंबोडिया की है। ठीक है। और ये वाली जो यहाँ पे करेंसी वो RIYEL है। ठीक है। और यहाँ पे जो मेन हेड है वो कौन है, सलमान, है ना, सलमान बिन, ऐसा कुछ उनका नाम है, सलमान बिन मोहम्मद। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे क्या चलता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। अब दूसरा पार्ट क्या था हमारा, दूसरा पार्ट था हमारा बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ पॉलिटी, मतलब राजनीतिक प्रकृति के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। समझ में आ रहा है, बेस्ड ऑन द नेचुरल ऑफ पॉलिटी, राजनीतिक प्रकृति के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। और वो 2 भाग क्या है, वो 2 भाग कौन से हैं बताइए। वो 2 भाग हैं, एक है यूनिटरी व्यवस्था, माने यूनिटरी सिस्टम लिख लीजिए, एकात्मक व्यवस्था, और दूसरी है संघीय फेडरलिज्म। ठीक है। अब यूनिटरी सिस्टम का एग्जांपल भी क्या है, ब्रिटेन, क्लियर, और फ्रांस भी लिख सकते हैं आप। अब यूनिटरी बात होती है, यूनिटरी सिस्टम होता क्या है, तो यूनिटरी सिस्टम वो होता है जहां पे केंद्र बस में सरकार होती है, मतलब एक व्यक्ति, मोनोपोली नहीं। देखिए मोनोपोली, किंगशिप, डिक्टेटर, तानाशाह वो अलग है। तानाशाह अगर आपको देखना है तो आपको नॉर्थ अमेरिका जाना पड़ेगा, जिम कॉन्ग उन जहां के थे, अब चेंज हो गए हैं, सॉरी हाँ वही है, कहाँ चेंज होंगे, वही है जिम कॉन्ग उन, है ना। तो वो है। दूसरी चीज ब्रिटेन में क्या होता है, मतलब सेंट्रल का पावर है, बस केंद्र सरकार मान लीजिए हमारे हिसाब से, जहां पे केंद्र सरकार पूरे देश को कंट्रोल कर रही है। एक सरकार हो उसको हम क्या कहते हैं, एकात्मक या यूनिटरी कहते हैं। क्लियर। जैसे बोरिस जॉनसन है, कहां के, ब्रिटेन के, तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो पीएम है वहां के पूरे देश को कंट्रोल कर रहे हैं, वहां पर राज्य नहीं होता अपने जैसे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी सिस्टम। वही फ्रांस का है, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, और वहां पे कौन है, एमेलियन मैक्रोन है। इसी प्रकार एक और है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था तो आपने बहुत सुना होगा। संघीय व्यवस्था में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर सरकार चलाते हैं। जैसे केंद्र में मोदी जी, राज्यों में मामा हमारे शिवराज जी। ठीक है। तो ये जो है उसे हम क्या कहेंगे, संघीय व्यवस्था। तो क्वेश्चन आता है, क्या भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है कि नहीं, क्या बोलोगे आप, नहीं है। क्यों नहीं है, ये क्या है, ये है क्वाजी फेडरल सिस्टम, अर्ध शासकीय, सॉरी अर्ध संघीय व्यवस्था। ठीक है। ये हम सेमी भी बोल सकते हैं, ये क्वाजी भी बोल सकते हैं। समझ में, क्यों बोलते हैं इसको, क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा भारत में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी जी चला रहे हैं,
स्टेट गवर्नमेंट है, मामा जी चला रहे हैं, और हमारे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट भी होती है जिनका भी चुनाव चल रहा है। उसको हम कहते हैं भारत में क्या है, भारत की अर्ध, ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ चुका है, अर्ध संघीय व्यवस्था। क्लियर, इसे कहते हैं क्वाजी फेडरलिज्म सिस्टम। तो भारत देश है वो क्वाजी फेडरलिस्ट सिस्टम से बना हुआ देश है। क्लियर, समझ में आया। स्टेट संघीय मत लगाइए, पहला ऑप्शन दिया रहता है, एकदम सोच समझकर लगाइए। क्वासी दिया रहे तो मानना हमें, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट बस नहीं चलती, लोकल गवर्नमेंट भी देखने मिलती है, जिसका चुनाव अभी चल रहा है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। चलिए, तो आई होप आप लोग को यहां तक सब अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है सब कुछ? आगे चलते हैं हम। आगे चलते हैं तो हमें देखना है कि भारत में भारतीय संविधान का इतिहास, है ना। अगला टॉपिक लिखिए, भारतीय भारतीय संविधान का इतिहास। 1773 से शुरू हुआ था और 1935 तक ये चला। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मुझे एक लाइन याद आ गई, किसी बहुत प्यारे व्यक्ति ने कहा है, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिस पर रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिस पर स्वदेश का प्यार नहीं, है ना। चलिए, तो हमें अगला टॉपिक पढ़ना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए अब हमें ये इतिहास के बारे में, इसके लिए अब हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, इतिहास में जाना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे जब ये आया, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। वहां पे हमने देखा यूरोपीय यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ हमारे यहाँ पे, यूरोपीय कंपनी का आगमन। सबसे पहले हमारे यहाँ पे कुछ यूरोपीय कंपनी आई, ठीक है। और जब यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ तो उसकी ट्रिक लिखिए, सबसे पहले इस देश में कौन आए थे, कोई बताएगा, कौन आए थे? क्वेश्चन आता है इतिहास से। एक ट्रिक लिखिए, PADDFS। पी से होता है पुर्तगाल या पोर्तुगीज। ए से याद रखिए, अंग्रेज बोल लीजिए, गोरे बोल लीजिए, ब्रिटिशर बोल लीजिए, जो कुछ बोलना है वो बोल लीजिए। ए से होता है अंग्रेज। तीसरे में आए डच।
ये क्वेश्चन आता है डच कहां के मूल निवासी थे, ओरिजिनल प्लेस कहां की उनकी, तो आपको बताना है वो हॉलैंड के निवासी थे, ये नीदरलैंड, जिसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, और वहां के कौन है, मार्क रूट है। इसके बाद आते हैं डेनिश। इसके बाद आए फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी के बाद आए स्वीडिश। ये लोग आए भाई भारत में, है ना, समझ में आ रहा है। पहले कौन आए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इतिहास से कि भारत में सबसे पहले कौन आए, तो पोर्तुगीज आए, और आखिरी में गए भी कौन, पोर्तुगीज। याद में लिखिए, एक फैक्ट लिख लीजिए यहाँ पे, ये मत लगाइए कि स्वीडिश गए इस भारत देश को छोड़कर, लास्ट में पोर्तुगीज गए, क्वेश्चन आ चुका है। भारत में सबसे पहले आए पोर्तुगीज और लास्ट में गए भी पोर्तुगीज। ठीक है, तंबाकू हमने इन्हीं ने दिया है, टोबैको, राजमुंद्री इसका रिसर्च सेंटर है। आलू की फसल किसने दिया है, पोर्तुगीज ने दिया है भारतीयों को, है ना, याद रखिए। तो ये आए, ये उनका सीक्वेंस है, ट्रिक याद रखिए, पीएडी डीएफएस बोलेंगे तो शायद तक आपका काम बन जाएगा। तो ये ट्रिक याद रखिए, पीएडी डीएफएस, पी से पोर्तुगीज, ए से अंग्रेज, डी से डेनिश, डी से डच, डी से डेनिश, एफ से फ्रांसीसी और एस से है स्वीडिश। अब हम देखते हैं कब कब आए, इनका ईयर देखते हैं। तो सबसे पहले ईयर में हमने देखेंगे 17 मई 1498 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है वास्को डी गामा। ये पहला पुर्तगीज यात्री था जो भारत पहुंचा। 17 मई मतलब ये दूरभाष या टेलीकॉम दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर में आए जिन्होंने सबसे ज्यादा लंबा शासन किया और सभी कंपनियों को बाहर कर दिया था, उसको हम बोलते हैं कौन सा, अंग्रेज, है ना। कौन आए, अंग्रेज आए। ये कब आए, ये तो 1498 में आए। ये कब आए, 1600 में आए भाई। उसके बाद डच आए, कब आए, 1602 में आए। डेनिश कब आए, 1616 में आए, और 16 चुके 64। तो फ्रांसीसी कब आए, 1664 में आए। और ये 1664 की वही घटना है जब शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा था, 1664 और 1670 को। और उसके बाद आए स्वीडिश। स्वीडिश आए भैया 1731 में। तो ये हमने सन पता कर लिए, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है कि ये आए तो इनका ईयर पता चल गया हमें, कौन कौन कब आया और कौन कौन कब गया, ये सब चीज तो हो गया। अब पोर्तुगीज आए तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि पोर्तुगीज सबसे पहले भारत में आए तो इनकी कंपनी का नाम क्या था, तो आपको बताना है एस्टोदो दी इंडिया। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्टोदो दी इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है। एस्टेडो दी इंडिया किस यूरोपियन कंपनी का नाम था, तो आप क्या बोलोगे, पोर्तुगीज। इसके बाद एक और लोग आए जिनका नाम था कौन सा, अंग्रेज आए, और अंग्रेज की कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी को बनाने वाले भी 2 हीरो थे, इनका नाम था जॉन्स वॉट और जॉन्स जॉर्ज। और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाते हैं। इस कंपनी को बनाने के बाद इसका अधिकार जो जारी करती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया कौन किया था, रानी एलिजाबेथ। किसने किया था, रानी एलिजाबेथ। इन्होंने चार्टर जारी किया था, चार्टर मतलब होता है अधिकार, और कितने वर्षों का किया था, 15 वर्षों का। डायरेक्ट क्वेश्चन आया भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन। ये 2 कंपनी आपको याद रखना है, पुर्तगीज की कंपनी का नाम था एस्टोदी इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था किसकी, अंग्रेज की। और इस पर बनाने वाले, इस कंपनी को बनाने वाले 2 हीरो थे, एक का नाम था जॉन्स वॉट और दूसरा था जॉन्स जॉर्ज, ठीक है। और ये किसकी परमिशन से भारत आए थे, क्योंकि मैंने बताया था ना वहां पे क्राउन शासन चलता है, तो राजा भी होगा ना, आज भी है। तो रानी एलिजाबेथ के अधिकार से आए थे, चार्टर मतलब होता है अधिकार, और ये 15 वर्षों के लिए भारत में आए थे। सबसे पहले
15 वर्षों के लिए भारत में आए थे और ये भारत में ऐसी जगह देख रहे थे कि जहां पे इनको ट्रेड करने मिल जाए, क्योंकि भारत को लूटने आए थे। तो भैया आपने जानते हो कि हमारे कोस्टल एरिया में क्या बसा था? बंगाल था। ठीक है, जब बंगाल बसा था तो हमारे से पहले जहाज ये सब कहां चलती थी? जो अभी कार्गो एयरपोर्ट बन रहे हैं और ये सब इतना एडवांस नहीं था उस समय, सिर्फ सी रूट था। तो ये जहाज से आए थे और जहाज से आते थे तो जो हार्बर करके पड़ता है, हावड़ा ब्रिज है वो अलग है, हार्बर करके वहां पे एक क्या है, बंदरगाह है, तो वो पड़ता है कहां पर? बंगाल में। तो वहां पे उन्होंने अपना केंद्र बनाया कि हम वहां से ट्रेड कर सकते हैं, यहां से जो भी चीज अगर ले जाना है भारत से तो हम वहां से ले जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले बंगाल को राजधानी बनाया और बंगाल बिहार के एरिया को सबसे पहले वहां पे क्या किया, उनको अपना अधिकार स्थापित किया। और जो दूसरी कंपनी थी उनको हरा हरा कर दूर करती गई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी काफी पावरफुल थी। जैसे बेदरा का युद्ध आपने सुना होगा, उस पर डच को हरा दी। वांडीवास के 1760 में युद्ध हुआ जो आयरकूट और नैली के बीच में हुआ, तो उसमें फ्रांस को हरा दी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व हमेशा से बढ़िया बना रहा और फिर कंट्रोल करने लगा। इसका पूरा अधिकार हो गया भारत में, सभी कंपनी को उसने हटा दिया। तो अब उसने सोचा कि यहाँ पे हमें कुछ नियम बनाए जाएं। अब यहाँ उसको राज करना था तो रानी एलिजाबेथ की परमिशन से उन्होंने 15 साल का चार्टर लिया और बंगाल के आसपास के क्षेत्र में अधिकार किया। और उसके बाद उन्होंने सोचा यहाँ पे रूल बनाने लगे, और जब वो वही रूल बनाने लगे तो समय समय में क्या लाए, एक्ट लाए, अधिनियम लाए। उन्हीं एक्ट और अधिनियम को हमें पढ़ना है जो कि 1773 से 1935 तक का आया, और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए वहां से हमारे क्वेश्चन आते हैं। ये क्यों आया, ये एक्ट समझ में आया? ये भारत ने कंपनी को अपना रूल स्थापित करने के लिए, भाई अगर मैं भी जैसे कोई कंपनी अगर ज्वाइन करता हूं तो वहां के भी कोई रूल्स या प्रोटोकॉल्स होंगे, उन्होंने बनाया होगा कि हमारे वर्कर को ये चाहिए, इतनी सैलरी देनी चाहिए, इतने दिन वहां पे काम करना चाहिए। तो वैसे ही जब उनके वहां के गवर्नर या वाइस राय जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे यहाँ पे आके उनके एक प्रतिनिधि या उनके रिप्रेजेंटेटिव आके जब यहाँ पर रूल करने लगे, तो क्या हुआ कि उनको भी जब उनको एक टास्क रख दिया गया कि भैया आप क्या करिए, यहाँ पे एक नियम बनाइए, रूल बनाइए वहां की कंडीशन देख के। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रूल और नियम बनकर उसी को हमने क्या बोल दिया, एक्ट या अधिनियम। और ये सब एक्ट और अधिनियम कहाँ बन रहे हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट में। समझ में आ रहा है? तो यहां से शुरुआत होती है और आपको बस ये दो कंपनी, बाकी इनकी कंपनी का नाम यही है, ये जो डच इंडिया कंपनी, डेनिश इंडिया कंपनी, फ्रांस इंडिया कंपनी, स्वीडिश इंडिया कंपनी, ये याद रखना। और आपको दो कंपनी का नाम याद रखना है, एस्टो दी इंडिया पुर्तगीज की थी और ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी? अंग्रेजों की थी। जॉन्स वॉट, जॉन्स जॉर्ज, रानी एलिजाबेथ, चार्टर एक्ट 15 वर्षों के लिए जिन्होंने दिया था। सबके सब क्वेश्चन आए थे। अब मुझे कोई बताएगा कि भारत में आए तो यूरोपीय कंपनी आई तो क्यों आई, क्या वजह थी कि भारत में ही आना था, कहीं और नहीं जाना था? कोई तो कंडीशन रही होगी ना, कोई तो कंडीशन रही होगी जो यूरोपीय कंपनी को भारत ही पसंद आया था। ऐसा क्या था जो भारत ही आए और कहीं क्यों नहीं गए? बताइए, एनीवन, किसी को पता है? ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। गोल्डन बर्ड कहते थे उसे, सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो हमारे यहाँ पे बहुत संपन्न थे हम, इसलिए कहा जाता था। तो ऐसा कोई रीजन था नहीं, वो तो बहुत पहले से था। कैप्टन हॉकिंस तो 1609 में आ गए थे जहांगीर के पास से, टॉमस रो आ गए थे 1615 में, मतलब लोग आने लगे थे। सेंट थॉमस आए थे एंशियंट में, गोंडोफर्निस के समय, ईसाई धर्म का या क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करना है, तो पहले से ही लोग आने लगे थे। मोहम्मद बिन कासिम आए थे 712 में। मगर यूरोपीय कंपनी को भारत में ही क्यों आना पड़ा और क्या इसकी वजह पड़ी, उन्हें भारत ही आना पड़ा? ऐसा क्या था? और भी तो देश थे विश्व में, वहां क्यों नहीं गए? बताइए, सुनिए क्या था। ये है भारत देश। इस भारत देश में, और आपको पता होगा एक महाद्वीप है यहां पे, आप जानते हैं यूरोप। ये यूरोप कंपनियां को कहां आना था? भारत आना था, भारत। अब हमारा जो भारत था, आपको पता है ये मसालों के लिए बहुत फेमस था। मसालों, ये स्पाइसेस कहते हैं। तो पहले हमारे यहाँ के जो मसाले थे उसका ट्रेड इजिली कहां से हो जाता था? एक खाड़ी देश के पास से, जो खाड़ी देश है ना, वहां से आराम से यहाँ पे वेस्ट तरफ सप्लाई हो जाता था। कोई नहीं जानता था कि भारत का कोई भारत देश सब लोग जानते थे, मगर उसका रास्ता कोई नहीं जानता था। कोई रूट चलता नहीं था, सी रूट था। तो हमारे थोड़े बहुत जो मसाले होते थे वो क्या करते थे, यहां से चले जाते थे वेस्टर्न साइड। ठीक है, तो यूरोपीय वासियों को मसाले मिलते गए। मगर जो ये खाड़ी देश है, यहां पर एक एम्पायर का, एक ऑटोमन एम्पायर,
ऑटमन एम्पायर का आधिपत्य जम गया। और जब ये ऑटमन एम्पायर का आधिपत्य जम गया तो ये जो बीच में जो खाड़ी वाला देश है, यहाँ पे इन्होंने बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाने लगे कि अगर आप हमारे क्षेत्र से अगर गुजरते हो तो हमें चाहिए पैसे, हमें चाहिए बहुत ज्यादा टैक्स या रेवेन्यू। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से मसाले जाना यहाँ पे बंद हो गए। अब बंद हो गए तो इन लोग ये जानते थे कि भारत देश से कुछ मसाले आते हैं। और मसाले क्यों इंपॉर्टेंट थे यूरोपियों के पास में? क्योंकि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में बसता है, उत्तरी गोलार्ध में बसता है, और उत्तरी गोलार्ध में बसता है मतलब वहां पे 24 घंटे ठंड रहती है, बर्फ जम जाती है। और यूरोपियों का मानना था कि हमें, वो नॉन वेज का ज्यादा सेवन करते थे, नॉन वेज ज्यादा खाते थे, और नॉन वेज में मसालों का बहुत उपयोग होता था। तो उन्होंने सोचा कि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है और लोगों की डेथ हो रही है, तो हमें मसाले चाहिए। और हमने कहीं सुना था कि कहीं भारत देश है। ये चक्कर में लोग कहां आए, भारत की खोज पर निकल गए। तो जब ये कंडीशन बंद हो गई तो यूरोपियों में इनके बारे में सोचा। तो जब ऑटमन एम्पायर आ गया, ये क्षेत्र तुर्की, आपने सुना होगा तुर्की, जिसके एर्दोगन है, वहां की कैपिटल है, करेंसी है, सॉरी लीरा है ना। तो जो तुर्की, इसको पुराने समय में आप पढ़ेंगे रेसिस्टेंस, तो वहां पे क्या है, उसको बोला जाता था कुस्तुनतिनिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, यूरोप और एशिया के बीच में इस्तांबुल करके एक जगह है, तुर्की में ही आती है, वही वाला क्षेत्र है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र, वहां से ट्रेड हुआ करता था। जब वहां पे ऑटमन एम्पायर हो गए तो वहां पे भी कुछ विद्वान थे, वहां पे भी जो स्कॉलर थे वो उठकर कहां आ गए, इटली पहुंच गए। कहां पहुंच गए? इटली में बस गए। और वो रास्ते में कहां पे, वहां पे ऑटमन एम्पायर का अधिकार हो गया। और जब इटली बात पहुंच गए तो उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट भौगोलिक क्षेत्र चला गया। तो उन्होंने सोचा कि जीवन जीने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि जब वहां इटली पहुंच गए विद्वान लोग, तो उन्होंने सोचना शुरू करा। और जब सोचना शुरू किया, वही दर्शन शुरू करे, सोचना शुरू किया, तो उन्होंने सोचा कि कुछ किया जाए, हमें पूरी दुनिया एक्सप्लोर करना है, हमें अब रहने के लिए फिर से हमें जगह चाहिए, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो लोगों ने अपनी सोच बनाई, और जब सोचे तो उन्होंने सबसे पहले एक कंपास बना दिया। क्या बना दिया? कंपास बना दिया, दिशा सूचक यंत्र बना दिया। अब दिशा सूचक यंत्र बना दिया तो इनसे डायरेक्शन मिलने लगी। अब डायरेक्शन मिलने लगी तो वहां पे एक दो देश थे, एक था स्पेन और एक था पोर्तुगल, या पुर्तगाल कह सकते हैं। ये दो देश में क्या हुआ, एक दिशा सूचक यंत्र हो गया। तो यहाँ पे जो पुर्तगाल, स्पेशली पुर्तगाल में बोल रहा हूं, यहाँ पे बड़े बड़े जहाज का निर्माण होने लगा। और कौन कर रहे हैं? विद्वान और स्कॉलर, वो कोशिश करने लगे। और जब करने लगे तो वहां पे बड़े बड़े जहाजों का निर्माण होने लगा। गैब्रियल नाम के एक बहुत बड़े जहाज का निर्माण करता है पुर्तगीज। और जब जहाज मिलने लगी और उनको दिशा सूचक यंत्र मिल गए तो लोग भारत की खोज में निकलने लगे, भारत की खोज या विश्व को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। तब वहां के जो एक किंग थे, उन्होंने बोला कि जब यहाँ पे बर्फ पड़ रही है तो हमें क्या चाहिए, मसाले चाहिए। और हमने कहीं सुना है कि कोई भारत देश है, वहां पे मसाले बहुत प्रसिद्ध है भाई। तो यहां से दो लोग निकलते हैं, एक निकलता है निकोलस कोलंबस। निकोलस कोलंबस निकलता है वेस्ट साइड, और वेस्ट साइड निकलता है, और ये कहां पहुंचता है? अमेरिका। अमेरिका पहुंचता है तो उन्होंने सुना था कि कहीं पे भारत के लोग काले होते हैं। तो जब वहां पे इन्होंने काले देखा तो इन्होंने वहां पे जोर से चिल्लाया, रेड इंडियन। इसलिए रेड इंडियन जो जनजाति होती है वो कहां पे मिलती है? अमेरिका में मिलती है। समझ में आया? बाद में निकोलस कोलंबस को पता चलता है कि ये काले तो हैं मगर ये भारतीय नहीं है। निकोलस कोलंबस वापस आ जाता है, इसलिए क्वेश्चन भी आता है कि अमेरिका की खोज किसने की? तो निकोलस कोलंबस ने की थी 1492 में। जब ये वापस आ जाता है अपने देश, अपने प्रदेश लौट के, तो दूसरी तरफ एक व्यक्ति खड़ा होता है जिसका नाम है वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा ने सोचा कि भैया आप तो चले गए वेस्ट, अब हम जाएंगे कहां? ईस्ट। तो अफ्रीका करके एक महाद्वीप पड़ता है, उसके नीचे कैप ऑफ गुड होप्स, उसके रास्ते ये जाता है। और जाते जाते कहां पहुंचता है? 17 मई 1498 में कालीकट, कोझिकोड, केरल का एक क्षेत्र है, वहां पे पहुंचता है। और वहां पे इसका स्वागत करता है जम्बोरिन। और आपको पता है कि फ्रांस की बियर, शराब बहुत फेमस है, शैंपेन जैसी वहां पे बहुत फेमस है बियर, ठीक है, जो अंगूरों के लिए भी प्रसिद्ध है, अंगूरों से बनती है, ग्रेप से। तो वो लेकर जब वो आए और जम्बोरिन को उन्होंने दिया तो जम्बोरिन बहुत खुश हो गया और उनको सब कुछ बता दिया। और सब कुछ बता दिया और उन्होंने देखा कि यहाँ तो मसालों की बहुत खेती होती है, और वही चीज चाहिए था किसको? वास्को डी गामा को। तो वास्को डी गामा ने अपने जहाज पे रखा और पूरा सामान लेके कहां पे? यूरोप में भेज दिया, और 60 गुना मुनाफा कमाया था। और वहां से भारत की खोज नहीं हुई, भारत के समुद्री मार्ग की खोज करे थे पुर्तगीज। ये क्वेश्चन आता। और जब वहां पे इसके भारतीय माने लोगों को पता चल गया कि यहाँ से इस रास्ते से हम भारत पहुंच सकते हैं, तो उसके बाद अंग्रेज आ गए, उसके बाद डेनिश आ गए, उसके बाद स्वीडिश आ गए, और लोग कंपनियां आते लगी क्योंकि उनको एक समुद्री मार्ग मिल गया। समझ में आया? उसके बाद ये कंपनियां जो है वो आना शुरुआत कर देती है। और इसके बाद आते आते जो सबसे महान कंपनी बनी और जो सबसे ऊपर बनी, जो भारत में अपना आधिपत्य करी, वो कंपनी थी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सभी कंपनियों को खदेड़ कर भारत से बाहर कर दी।
और जब ये कंपनी आ गई और जब ये बंगाल के पास आकर जम गई तो इन्होंने सोचा, अब इन्होंने दो युद्ध लड़ा, दो निर्णायक युद्ध लड़े, एक था बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर। और जब ये युद्ध लड़े तो उसमें भारतीयों की हार हो गई, और जब ये हार हो गई यहाँ पर मुगलों का आधिपत्य खत्म हो गया, और जब खत्म हो गया तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पर हमें कुछ दूरी बनाने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये नियम अधिनियम बनाना पड़ेगा, और उन्हीं अधिनियम को हमें अंग्रेजों द्वारा जितने भी अधिनियम बनाए थे उनको हमें पढ़ना है 1773 यहाँ तक बात करना है। तो आई होप आपको समझ में आया कि पूरी पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी, कहाँ से इसका शुरुआत होती है और कहाँ से इसका अंत होता है, और अब हम क्यों हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर क्यों हम ये एक्ट पढ़ रहे हैं, ये एक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। कल मैं आपको पढ़ के आ रहा हूँ, आपको मैं दो युद्ध बताऊंगा जो निर्णायक युद्ध थे और उसमें क्या फैसला हुआ, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ेंगे। जो सबसे पहला एक्ट था, इस समय कौन वहां पे हाँ जनरल कैसी कहानी आई और कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपको टर्म बताऊंगा और उसके बाद हम एक्ट पढ़ने लगेंगे। समझ में आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट है पेपर में हमें वही पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्शन। हमें पढ़ने के लिए तो सब कुछ है, बहुत है। एम लक्ष्मीकांत आप देख सकते हैं, एक से कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, पूरा क्लियर एक्ट आता है, सब नहीं पढ़ना। तो क्या पढ़ना है, बस पढ़ हो रहे हैं जो हमारे क्वेश्चन का काम। ठीक है, जय हिंद।